हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसे सीरीज पार्ट 2। लास्ट सीरीज में हमने एसे के बेसिक्स को समझा था, पेपर के पैटर्न को समझा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एसे के अंदर कौन कौन से मिस्टेक्स बहुत जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। आई होप आप इन मिस्टेक से बच पाएंगे। तो चलिए गाइज, एक बार बर्ड व्यू ले लेते हैं हम कॉमन मिस्टेक्स का, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन मिलती हैं कॉपीज के अंदर, एसे की कॉपीज के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी ब्लंडर तो यही होती है कि एसए के पेपर को जीएस के फॉर्मेट पे अटेम्प्ट किया जाता है। समझ रहे हैं मेरा मतलब? जीएस के पेपर पे एसए को अटेम्प्ट करना, ये यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। देखेंगे इसको डिटेल में। एक बार आगे का भी देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर मिसिंग मिलती है, एक आइडिया ए डायरेक्शन में, दूसरा आइडिया बी डायरेक्शन में मिल रहा होता है। पता चल रहा है फर्स्ट पॉइंट आपने डिस्कस किया फर्स्ट पेज पे, बाद में 10th पेज पे जाके उसी आइडिया को रिपीट कर दिया। खैर, फिर होती है रिपीटेशन ऑफ आइडियाज। एक ही लाइन को चार तरीके से बोलने से वो चीज अलग नहीं हो जाती है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर फैक्ट्स की ओवरलोडिंग हो जाती है, डेटा की ओवरलोडिंग हो जाती है, जैसा कि हम जीएस में करते हैं ना, एक पॉइंट दिया, एक आर्ग्यूमेंट लिखा, फिर उसको सब्सटेंशिएट करा इधर विद एन एग्जांपल और विद द डाटा और रिपोर्ट समथिंग। लेकिन ऐसे के अंदर भी इतनी ज्यादा ओवरलोडिंग होती है कि वो आपके ऐसे का फ्लो ही खराब करके रख देती है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं ना भाई। खैर, फिर होती है आपकी इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन की मिसिंग। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में या तो आप लेंथ मिस आउट कर देते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन पूरा गायब। अगर इंट्रोडक्शन दे दिया तो कंक्लूजन गायब। या फिर आता है कि आप एक ही पैराग्राफ के अंदर अपने सारे पॉइंट्स डाल दे रहे हैं, जो जो दिमाग में आया वो सब कुछ लिख दिया, उसी में चैलेंजेस भी लिख दिए, उसी में कंसिक्वेंसेस भी लिख दिया, उसी में सोल्यूशन भी डाल दिया, जिसकी वजह से पूरा ऐसे मेस क्रिएट कर देता है आपका। अब एक एक चीज को हम एक एक समझते जाएंगे, जो जो आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे के अंदर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल। तो चलिए गाइस, डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जीएस फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या गड़बड़ करते हैं, एक एक करके हम उठाएंगे, उसके सब पॉइंट्स देखेंगे एंड देन उसके सॉल्यूशंस देखते जाएंगे एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपका फ्लो बना रहे। ठीक है? अब इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स होती है? बुलेट पॉइंट्स का यूज होता है, हेडिंग, सब हेडिंग, सुपरफिशियल कवरेज होती है टॉपिक की, फैक्ट ओवरलोडेड हो जाता है ऐसे। आपका अपना ओपिनियन नहीं मिलता है ऐसे के अंदर, आप पर्सनालिटीज के ओपिनियंस डाल देते हैं और समझ लेते हैं कि आपने बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स रख दिए हैं। खैर, सोचा तो कुछ भी जा सकता है। फिर आती है आपकी थीमेटिक डेवलपमेंट। डायमेंशनल कवरेज सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल, इन सब तक लिमिटेड नहीं होती है, वो आगे भी डायमेंशंस होती हैं। फिर इम्बेलेंस मिलता है वेटेज के अंदर, जैसे कि आपने सारा का सारा ऐसे टॉपिक के फेवर में ही लिख दिया, जो भी टॉपिक दिया यूपीएससी ने उसी के फेवर में सारा का सारा टॉपिक लिख दिया, बिना ये सोचे समझे कि क्या इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि मैं जो सही लिख रहा हूँ। जो लिख दिया यूपीएससी ने वो सही थोड़ी ना होगा, हमेशा कुछ तो काउंटर होगा ना उसका। 100% सही नहीं होती हैं चीजें। अब हम एक एक चीज को देखेंगे गाइस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और बने रहिए। गाइस, मिस्टेक्स को समझने के लिए हम इस टॉपिक को यूज करने वाले हैं, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। ये यूपीएससी सीएससी मींस 2024 का सबसे पहला टॉपिक है, हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, मिस्टेक्स भी और सॉल्यूशन। गाइस, मिस्टेक्स पे जंप करने से पहले एक बार मैं आपको इस टॉपिक की सेंट्रल थीम बता देती हूँ, ताकि आपको कनेक्ट करने में इजी रहे, आप मिस्टेक समझ पाए, लूप होल्स समझ पाए, पोटेंशियल पिटफॉल्स आपको समझ आए, और आप इस टॉपिक को अच्छे से एड्रेस कर सकें। ठीक है? तो इसकी सेंट्रल थीम यही है कि आप 3 स्टेज समझिए। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं। देखिए, ये है सिविलाइजेशन, ये है इससे पहले की स्टेज, सिविलाइजेशन जब डेवलप नहीं हुई है। ये है सिविलाइजेशन के बाद की स्टेज। ठीक है? सिविलाइजेशन से पहले है नेचर में सब कुछ, फॉरेस्ट भरे पड़े हैं, नदियां बह रही हैं अच्छे से, पर्वत है बड़े बड़े, सब कुछ है यहाँ पे, रिसोर्सेज हैं। फिर ह्यूमंस आते हैं, सिविलाइजेशन डेवलप होती है। कौन सी थी हमारी सबसे पहली सिविलाइजेशन? इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट?
फिर आता है हमारा फॉलोअप। अब हमने डेवलप तो कर लिया, उसके कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव भी होते हैं ज्यादातर तो, क्योंकि पॉजिटिव तो तुरंत तुरंत हो जाते हैं, नेगेटिव तो बाद में दिखता है ना लॉन्ग टर्म में हमने क्या इम्पैक्ट डाला है एनवायरमेंट पे, नेचर पे, दूसरे ह्यूमंस के ऊपर भी इनफेक्ट क्या हमने इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, तो इसके बाद ये है कंसिक्वेंसेस वाली स्टेज, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की फॉर्मेट में हमें नजर आती है। तो गाइस, जब एक सिविलाइजेशन डेवलप हो जाती है तो उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो इन्वायरमेंट में हमें दिखते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, उसी को यहाँ पे डेजर्ट्स बोला गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस के बारे में बात कर रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यहाँ यही लिखा हुआ है साइक्लिकल रिलेशनशिप। साइक्लिकल का भी मैं मतलब आपको बता देती हूँ। जब ये डेजर्ट्स बन गए, डेजर्ट्स बनने के बाद ह्यूमन यहाँ रहेंगे नहीं, वो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, अब डेजर्ट्स खाली हो गए, फिर नेचर आपको पता है कि रीजनरेट करती है, फिर से वो ग्रो करेगी, फिर से नए फॉरेस्ट बन के आएंगे। फिर जब नए फॉरेस्ट बन जाएंगे, फिर ह्यूमंस देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ तो बहुत रिसोर्सेज आ गए हैं, वापस वो कब्जा करेंगे, फिर वापस से सिविलाइजेशन डेवलप होगी, नई सिविलाइजेशन आएगी, फिर वापस से वही डेजर्ट वाली स्टेज आएगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है अनटिल अनलेस ह्यूमंस बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना कर दे। ठीक है, ये इसका साइक्लिकल का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, cyclical relationship between the human progress and environmental degradation, suggesting that civilizations often thrive at the cost of natural resources, क्योंकि उनको खाने के लिए भी चाहिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, कहाँ से आएगा सब कुछ? फॉरेस्ट से, नेचर से बेसिकली हम बोलेंगे, लीडिंग टू इवेंचुअल इकोलॉजिकल कोलैप्स। अब अगर सब कुछ खराब कर दिया हमने, डेजर्ट्स कर दिए हैं क्रिएट, हमने यहाँ पे इकोलॉजी की बैंड बजा के रख दी है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर लगेंगे कई कई साल, हजारों साल लगेंगे फिर यहाँ पे फर्स्ट डेवलप होने में। ठीक है, तो इसका यही मतलब है, ये इसकी सेंट्रल आइडिया है, क्रक्स है ये इस ऐसे का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए आया है ये टॉपिक, इट्स वेरी कॉमन। बट इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, जहां हम देखेंगे कि हर एक सिविलाइजेशन की वजह से डेजर्ट्स फॉलो नहीं करते हैं, और हर कोई फॉरेस्ट जो है वो सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। होते हैं ना कुछ फॉरेस्ट जहां पे इन्वेजिव स्पीशीज रहती है, वहां थोड़ी ना ह्यूमंस चले जाएंगे, भाई जिंदा तो रहना है ना डेवलप करने के लिए, वो वाली चीज यहाँ पे आएगी, हम देखेंगे डिटेल में। चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले मिस्टेक कौन सी होती है, बुलेट पॉइंट। अब हम कैसे लिखते हैं? देखिए हम लिखते हैं इस तरीके से, 1 2 3। हमने एक हेडिंग बनाई, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट। ठीक है, ये छोड़ो, कॉन्टेक्चुअल हेडिंग लेते हैं, हमारा टॉपिक था ना, इसकी कॉन्टेक्चुअल हेडिंग लेते हैं हम लेते हैं फॉरेस्ट्स एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना, फॉरेस्ट्स एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट आप लोग करते रहिएगा, बहुत टाइम खराब हो जाएगा वरना इस पे। फॉरेस्ट एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जीएस का पेपर है ये, तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे नंबर 1, फॉरेस्ट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर लिविंग। सेकेंड, फॉरेस्ट हेल्प इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फॉरेस्ट हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस तरह से हमने 3 पॉइंट बनाए और एक एक एग्जाम्पल डाला। एक एक एग्जाम्पल हमने डाला। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइड टिम्बर। हमने एक एग्जाम्पल डाला टिम्बर, राइट, और हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। लेकिन ऐसे का मतलब ये नहीं होता है, आपको ये एक डायमेंशन है, कोर डायमेंशन है, इसके लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 पेज कवर करनी चाहिए, अगर आप इसको सही से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो। 4-5 कोर आर्ग्यूमेंट्स, ये ट्रिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आपको ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी काम आएगा, जब मैं आपको बताऊंगी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, तब ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। इस डायमेंशन के लिए आपको 2 से 2.5 पेज चाहिए और 4 से 5 कंक्रीट आर्ग्यूमेंट चाहिए। अब 2 से 2.5 पेज, एक पेज पे कितने पैराग्राफ? 2.5 से 3, तो टोटल आप बना पाओगे कितने पैराग्राफ? 6, और आधा पेज ये लगा लो 1.5।
7 पैराग्राफ के आसपास हो गए। अब आपने एक पैराग्राफ में एक आर्ग्यूमेंट डाला और एक एग्जाम्पल डाला, ठीक। फिर दूसरे पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल, तो आपके पास आ गए ना 7 आर्ग्यूमेंट्स, कंक्रीट आर्ग्यूमेंट्स, और आप सेंटेंस फॉर्म में भी यूज कर पाओगे। समझे मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ? तो आप इसको कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो कि फर्स्टली forest provides the elements for basic survival of humans. For instance, fruits on which early humans dependent. Right? इस तरह से बनेगा एक आर्ग्यूमेंट और एक एग्जाम्पल। ये मैंने आपको क्यों बताया है कि आपको बुलेट पॉइंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप ना तो कनेक्ट कर पाते हो और ना ही इन डेप्थ जा पाते हो। अब इसकी इन डेप्थ कैसे हुई? आपने बताया ना कि फॉरेस्ट ने अर्ली सर्वाइवल, अर्ली सिविलाइजेशंस में कैसे हेल्प करी उसके डेवलपमेंट में, और यहाँ आपने लिख दिया सिर्फ डायरेक्ट कि फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेस, खत्म। यहाँ आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो सर्वाइवल के अंदर कैसे इंश्योर करते हैं, क्योंकि वो फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ना, खाने के लिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रूट, इसीलिए वो सरवाइव कर पा रहे हैं, वरना क्यों करते? समझे? इस तरह से बुलेट पॉइंट्स को बचना होता है। और डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट। कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक, हेडिंग्स और सब हेडिंग फॉर्मेट में, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम जीएस के पेपर के अंदर नहीं करते, एक क्वेश्चन है उसके 3 कोर डिमांड है, तो 3 कोर डिमांड के लिए एक एक हेडिंग बना दी, फिर 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए 4 और सब हेडिंग बना दी, और उसके आगे लिख दिया एग्जाम्पल, खत्म कहानी। ऐसे नहीं होता है ऐसे के अंदर, ये आपको ध्यान रखना होगा। वो ही हेडिंग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉरेस्ट एंड सिविलाइजेशन। ये शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं यूज करनी है पेपर के अंदर, यहाँ मैंने टाइम के लिए यूज कर दिया है, बट आपको पूरा लिखना है AND एंड, ठीक है। ऐसे में ग्रामर काउंट होती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आती है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट, ठीक है। आपने इस हेडिंग के अंदर डाला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया नंबर 1 प्रोविजनल सर्विसेज, एग्जाम्पल टिम्बर, फूड एटसेट्रा। फिर आपने डाला दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट भी डलते हैं ऐसे के अंदर, मतलब मिस्टेक है ये, अच्छी बात नहीं है। आपको पॉइंट्स कैसे कनेक्ट करने हैं वो भी बताया जाएगा आगे की स्लाइड्स के अंदर, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि ये पॉइंट फॉर्मेट तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, सिर्फ पैराग्राफ चलेंगे और मेन हेडिंग्स चलेंगी। पूरे ऐसे के अंदर 4-5 हेडिंग्स आर मोर देन सफिशिएंट, बस। फिर आएगा आपका प्रोविजनल सर्विसेज, आपने डाला, फिर आपने डाल दिया रेगुलेटरी सर्विसेज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को कंट्रोल करके रखते हैं, फिर आपने लिख दिया कल्चरल सर्विसेज, फिर आपने लिख दिया एस्थेटिकल सर्विसेज। ये सब कुछ आपका जो बातें हैं वो सही है, बट इनको आर्ग्यूमेंट्स की तरह रखिए ना, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप इनको एक सेंटेंस फॉर्मेट में लिखिए, फिर उसको कनेक्ट करिए एग्जाम्पल से, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इलिस्ट्रेशन, इस तरीके से आप उसको कनेक्ट करिए। और इन हेडिंग्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब आप कनेक्ट करना सीख जाओगे ना तब नहीं इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या हमने सेकंड मिस्टेक्स क्या सीखी? हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बारे में। आपको हेडिंग्स यूज करनी है, सब हेडिंग्स नहीं करनी है, ठीक है। अब तक हम 2 मिस्टेक्स के बारे में बात कर चुके हैं, एक आपकी बुलेट पॉइंट के बारे में था, दूसरी आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बारे में था। बुलेट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखना है, आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करने हैं, डिटेल में जानना है, सुपरफिशियली नहीं मेंशन करके छोड़ देना है जैसा कि जीएस के अंदर किया जाता है। और हेडिंग्स वाले पोर्शन के अंदर आपको मेजर जो कोर डिमांड है उनकी हेडिंग्स आपको बनानी है, बट सब हेडिंग्स की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतना काफी है गाइस आज के लिए। सुपरफिशियल कवरेज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ताकि आप
उनको जो आपको बताया जा रहा है उसको ग्रास्प कर पाओ, उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। आज के लिए आपका बस इतना ही रहेगा। और एक टास्क मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा। ये मैंने आपको एक टॉपिक दिया, इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करें। आप इसी के ऊपर, इसी टॉपिक पे अपने पॉइंट्स डालने के देखिएगा कि आप क्या लिखते हैं इस एसे के अंदर। चाहे 1 पेज लिखिएगा, चाहे 1.5 पेज लिखिएगा, चाहे पूरा एसे लिखिएगा, आपकी मर्जी है। पर एटलीस्ट स्टार्ट करने का ट्राई करिए। स्टार्ट करेंगे, करते जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। आप एक ऐसे को इतने अच्छे से कर लेंगे ना, फिर आपका देखना दूसरे ऐसे पे अपने आप मन करेगा करने का। ठीक है, बाकी हाथ पकड़ के तो मैं करवा नहीं सकती ना गाइस, इसलिए आप प्लीज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका होगा, वरना मैं कितना भी बोल लूं, कितने एग्जाम्पल दे लूं, कुछ नहीं होगा। रिजल्ट्स आएंगे 0 से 0.5, बस उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप साथ साथ करते रहिए, मैं आपको करवा रही हूँ उसके साथ करिए। अपनी एक दिन, जिस दिन भी मन नहीं करता जीएस पढ़ने का, उस दिन लिखिए बैठ के एक ऐसे आराम से, बहुत मजा आता है गाइस ऐसे लिखने में, देखिएगा आप। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।